ये आज का अपना काम जो टॉपिक है वो है अपना बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग इन इंडिया के अंदर क्या क्या हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम, देन उसको ख़त्म होने के बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे जो कि अपना हेलो एंड वेलकम सारे नो, होप सो सारे अच्छे हो गए। आज का अपना काम जो टॉपिक है वो है अपना बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग इन इंडिया के अंदर क्या क्या हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम, देन उसको ख़त्म होने के बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे जो कि अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है भैया, ओके सर। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है भैया पैसे कैसे कंट्रोल होते हैं, वही वाली सारी चीज़ है। ठीक है, पैसा कैसे कंट्रोल करना है वो वाला सारा अपने को बताना होता है। देन अपना सबसे पहले आता है भैया इंडियन बैंकिंग इन इंडिया होता क्या है। तो बैंकिंग इन इंडिया होता है भैया जी ये वाली चीज़, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब कि डिपॉजिट्स ऑफ, मतलब जो भी मनी जो डिपॉजिट करने आते हैं बंदे उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं पब्लिक से। ठीक है सर। फॉर द पर्पज़ ऑफ, किस पर्पज़ के लिए एक्सेप्ट करते हैं, ताकि उसको लैंड किया जा सके और इन्वेस्ट किया जा सके, मतलब कि उसको लोन पे दिया जा सके, या तो उसको इन्वेस्टमेंट में भी लोन ही देते हैं वैसे तो। ठीक है, तो उसको इन्वेस्ट किया जा सके, लोन पे दिया जा सके, क्रेडिट्स का फ्लो मेंटेन किया जा सके, इस हिसाब से बैंकिंग इन इंडिया होती है। ठीक है, ओके सर। बाकी आप देख लेना, ईजी लैंग्वेज में लिखा भी रखा है। मेन बात और क्या है यहाँ पे समझने लायक, मनी को फ्लो करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बैंक्स जो हम मनी का फ्लो कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं। अब बैंकिंग इन इंडिया में एक बार थोड़ा अपने शब्दों में भी समझा देता हूँ क्या सीन है। तो वो है भैया देखो, ये वाला बंदा है, हाँ जी सर, इसके पास से 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ये लेके गया किसके पास, बैंक के पास। बैंक ने क्या कर दिया, उसको ले लिए, डिपॉजिट कर लिए, 10,000 रुपये डिपॉजिट कर लिए। ठीक है सर जी। उसके बाद क्या किया, इन 10,000 रुपये में से कुछ पैसे इसने बैंक ने अपने पास बैलेंस के तौर पर रख लिए और बाकी को क्या कर दिया, लोन के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, हाँ जी सर। लोन दे दिया, लोन देने के बाद इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब अब इन्वेस्टमेंट से अपने को रिटर्न्स भी मिलेंगे। हाँ जी सर। उन रिटर्न्स में क्या होता है, उनका मतलब जो भी इंटरेस्ट मिलता है उससे प्रॉफिट होगा, अपना प्रॉफिट वो रख लेते हैं। और फिर बाद में जो भी मतलब जो बंदे के पैसे उनको सिक्योर भी रहते हैं, और आई थिंक कुछ परसेंट उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, बहुत कम मिलता है वो, जितना कि कंपैरिजन में इनको मिलता है इनसे, इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, ओके सर। देन अपना आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या भैया, देन हम देखेंगे भैया अपने कितने टाइप के बैंक्स होते हैं वो वाली चीज़ें। तो सबसे पहला अपना बैंक कौन सा है, सबसे पहला सर जी सेंट्रल बैंक जो कि था आरबीआई, वो ऊपर रह गया। ठीक है, उसके बाद है शेड्यूल्ड बैंक्स, उसके अंदर आते हैं, और अनशेड्यूल्ड बैंक्स भी उसके अंदर ही आते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक्स में क्या क्या देखना होता है वो हम देखेंगे जो कि डिटेल में है। और अनशेड्यूल्ड बैंक्स को सिर्फ उन एग्जाम्स में पढ़ना है जो कि हैं अपने बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम्स है उनके अंदर तो अपने को अनशेड्यूल्ड बैंक्स को पढ़ना होता है, अदरवाइज़ किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये नहीं आते। ठीक है, ओके सर। अपना सबसे पहले है अपना कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं वो अपने को देखना है सर। कमर्शियल बैंक सीधा सीधा मतलब है जिनका प्रॉफिट कमाना उनका काम है। ओके। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स है सर जी जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसे, जो कि उनको ना तो कोई प्रॉफिट से मतलब, ना ही उनको लॉस भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि उनको प्रॉफिट बेसिक से ना उनको लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो उनकी मतलब कि क्या होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये वाला उनका सिद्धांत है। ठीक है, ओके सर। देन अपना नेक्स्ट है भैया पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मतलब कि अब जो कमर्शियल बैंक्स आ गए थे तो उनके अंदर 4 टाइप के फिर से आ गए। पब्लिक सेक्टर बैंक आ गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए, फॉरेन सेक्टर बैंक आ गए, रीजनल रूरल बैंक आ गए। इनको मैं बार बार रीजनल रूरल बैंक पूरा नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा सीधा RRB। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ओके सर। तो अब ये इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सीधा सीधा जो समझने वाली है RBI मतलब SBI हो गई, एसोसिएट्स बैंक्स हो गई पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, और जो भी नेशनलाइज बैंक हैं जो कि बाद में नेशनलाइज किए गए थे, स्टार्टिंग में तो कोई भी नेशनलाइज नहीं था, वो हम देखेंगे कौन सा कैसे कैसे नेशनलाइज हुआ है। और जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर आ गए। ठीक है सर। प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक्स और RRB को हम आगे पढ़ेंगे। ओके। अब टाइप्स ऑफ बैंक ही हमने डिटेल में डिस्कस करना है, तो वो देख लेते एक बार क्या क्या था। सबसे पहला था अपना सेंट्रल बैंक। ठीक है सर। सेंट्रल बैंक के अंदर RBI जो कि आपको पता भी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है सर। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के अंदर अपने 4 थे, चारों हो चुके हैं, मतलब कि नाम अपने को पता लग चुका है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब सीधी सीधी बात है, शहरों में कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं और गांव में भी होते हैं, तो उस टाइप से है, ये मान के चल लो। ठीक है। डेवलपमेंट बैंक्स और जो स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे, टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके। तो अभी हम चलते हैं बैंक्स के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या हैं। तो बैंक के भाई 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन है जो कि हर बैंक प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है।
मेजर फंक्शंस है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस हैं, कुछ बैंक्स प्रोवाइड करते भी हैं, कुछ बैंक्स मतलब कि अभी तो ज़्यादातर बैंक्स प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस भी, ठीक है। ओके सर, अब हम देख लेते हैं क्या क्या मतलब कि उनके प्राइमरी और सेकेंडरी किस किस टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो इशू लोन सबसे पहला काम है भैया, देख सोचना है अपने को, देखना है मतलब कि क्या क्या अपने रियल लाइफ में होता है। तो लोन मिलते हैं, हाँ जी सर, लोन मिलता है, होम लोन मिलता है, व्हीकल लोन भी मिलता है, वो सारी चीज़ें होती है। तो वो सभी अब तो मैरिज लोन भी मिल रहा है भैया, मतलब कि किसी को मैरिज करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग, तो उन सब के लोन्स भी हैं अभी, बट वो वाली चीज़ें हैं, हाँ जी सर। तो वो देख लिया सर हमने। देन और क्या है इसका काम सर, लोन इशू करना हो गया सर, ठीक है। देन इसका काम है भैया, नेक्स्ट वाला है अपने पास है फंड का ट्रांसफ़र करना। अभी इस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा सर, अभी क्वेश्चन आ जाएगा भैया जो फंड ट्रांसफ़र है बैंक का, ये कौन सा काम है। तो ये प्राइमरी फंक्शन का काम, प्राइमरी फंक्शन है, ना कि सेकेंडरी फंक्शन। कैसे, अभी मान के चलो आपने किसी बैंक का चेक था, मान के चलो HDFC बैंक का चेक है, ठीक है सर, आपने किसी से लिया, ठीक है। अब वो आपके अकाउंट के अंदर पैसे डलवाने हैं, तो क्या करेंगे आप, आपके बैंक के अंदर ही जाके डालेंगे। हाँ जी सर, मान लो आपका बैंक का अकाउंट का जो है वो है SBI के अंदर, SBI के अंदर आपने जाके क्या किया, SBI के अंदर आपने मतलब वो चेक लगा दिया। हाँ जैसे चेक लगाने के बाद क्या हुआ, वो मतलब कि HDFC से आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ गए ना, तो फंड ट्रांसफ़र का काम भी किसका है, बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है सर। उसके बाद है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है सर जी, मतलब कि लोन वगैरह देना, वो सारा काम भी इन्हीं का होता है। डिस्काउंटिंग इन द बिल्स, बिल्स के अंदर डिस्काउंटिंग करना, वो भी बैंक का प्राइमरी फंक्शन हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर। सेकेंडरी फंक्शंस कौन से थे वो देखने हैं अपने को, ठीक है सर। तो सबसे पहले अभी ये ATM सर्विसेज है ना, ये अभी सारे बैंक्स देने लगे हैं, अदरवाइज़ पहले सभी बैंक्स ATM से भी प्रोवाइड नहीं करते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। होम बैंकिंग क्या है सर, होम बैंकिंग की सुविधा अभी देते हैं। क्या है, अभी मान के चलो आपको ही कोई चेक इशू करवाना, इशू तो हो चुका, मतलब आपको साइन करवाने हैं, आपके खुद के साइन करने हैं और बैंक में डालना है। तो क्या होता है कि बैंक का बंदा आपके घर आके उस पर साइन करवा के ले जाएगा और आपका बैंक डिपॉजिट भी कर देगा। तो वो होम बैंकिंग के अंदर ये सुविधा है, ठीक है। हाँ जी सर। ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड किसको दिया गया था भैया, ग्रीन कार्ड दिया गया था सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए था, ठीक है। ओके सर, मतलब कि उनको लोन्स ईजिली मिल जाए, ताकि उनको, अभी सीधी सीधी बात है भैया, फार्मर्स को बहुत सारी चीज़ों के लिए लोन्स की ज़रूरत होती है, जो कि ईजिली दूसरे बैंक्स नहीं देते थे। तो कुछ सुविधाएं बनाई गई थी, जैसे कि ग्रीन कार्ड, तो उसके अंदर ये मिलता था, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, आपने ऐड भी देखी होगी म्यूचुअल फंड्स की, MS धोनी वगैरह बहुत सारे बंदे करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बैंक आपके मतलब कि जो भी आपने डिपॉजिट किया है, अगर आप कहेंगे तो मतलब कि उसको इन्वेस्ट भी करेगा, सही जगह पे इन्वेस्ट करेगा, ये आपका बैंक आपसे वादा करता है। ये वाली चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ठीक है सर। देन अपना है ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अंदर अपने गोल्डन और गोल्ड प्ले बटन और प्लेटिनम मतलब कार्ड, प्ले बटन बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूब से ही आ गया मैं। गोल्ड और प्लेटिनम कार्ड मिलता है किसको, प्रीमियम कस्टमर्स जो हैं उनको, ठीक है सर जी। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, आप गोल्ड भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद है ई बैंकिंग जो इंटरनेट बैंकिंग अपना गूगल पे सब यूज़ करते हैं, सभी को पता भी है। लॉकर फैसिलिटी भी ज़्यादातर बैंक्स देते हैं कि आप अपना साल भर का अपना मतलब कि उसका पे कर दीजिए, और आप जो भी आपका इंपॉर्टेंट सामान होता है वो आप वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर सिक्योरिटी में रहता है, बस इतना फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के अंदर क्या क्या वो देख लेते हैं हम। तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के अंदर अभी सबसे पहला अपना काम है क्या, बैंक ऑफ बॉम्बे था, जो कि अपना फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया था। ये ध्यान रखना है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1720 के अंदर, कहाँ पर, बॉम्बे के अंदर, ठीक है सर जी। कमर्शियल बैंक था, ये मतलब कि पहला बैंक था जो कि बैंकिंग एक्टिविटी करना स्टार्ट की थी जिसने, ठीक है सर। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी कहाँ पर हुआ, 1770 के अंदर मतलब कि बन गया था कलकत्ता के अंदर, और 1832 में वो बंद भी हो गया, ठीक है। ओके सर, ये ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे कई बार बन जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट। देन अपना भी है प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक के अंदर क्या क्या अपने पास, तो ये ऐसे बैंक हैं जो कि करेंसी इशू करते थे, मतलब कॉइन्स वगैरह या करेंसी इशू करने का काम जो इन बैंक्स का होता था पहले, ठीक है। मतलब कि अभी देखो जो ये बैंक है कब लागू हो रहे हैं, ये लागू हो रहे भैया जी 1806 के अंदर, 1840 1843। इस टाइम पर क्या इंडिया मतलब कि आज़ाद थोड़ी था, वो तो 1947 में हुआ है। हाँ जी सर, 1947 में हुआ। तो उस टाइम तक तो ये थे, और ये थे तो मतलब कि वो किसके लिए काम कर रहे थे, वो सभी काम कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उस टाइम पर भी पैसा तो चलाना था। हाँ जी सर, तो उन्होंने पैसा रेगुलेट किया है इन बैंक्स ने, जो स्पेशली ये 3 बैंक्स थे। कौन से थे सर,
सबसे पहला था द बैंक ऑफ बंगाल, कब एस्टेब्लिश हुआ? कलकत्ता के अंदर एस्टेब्लिश हुआ बैंक, ठीक है सर। एस्टेब्लिश हुआ था 1806 के अंदर, 2 जून 1806। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन तीनों को ध्यान से जरूर करके जाना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इनको। द बैंक ऑफ बॉम्बे कब एस्टेब्लिश हुआ? 1840 के अंदर, ठीक है, बॉम्बे के अंदर, ये ध्यान रखना है। अब सीधी सीधी बात है, जो इनके नाम है ना उन्हीं से अपने को ध्यान भी रह जाएगा कि कहाँ पर हैं, वो रह जाएगा, बट अपने को ईयर ध्यान नहीं रहता, तो ईयर का थोड़ा ध्यान रखना अपने को। एस्टेब्लिश हुआ 1843 के अंदर और मद्रास के अंदर, मद्रास अब तो चेन्नई हो चुका है। अब एक और बात, क्या बात है सर? बात है सर ये कि जो ये तीनों बैंक है ना, अभी अपने जो ये 3 बैंक थे ऊपर, इन तीनों को मिला के फिर एक ही बैंक कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया भाई जी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कैसे सर? सबसे पहला था, ये जो बैंक थे ना, इनको सिंगल बैंक के अंदर कब मतलब कि तब्दील किया गया था? वो था 1921 के अंदर इनको बदल दिया गया था, जिसका फिर नाम मतलब कि मर्ज कर दिया गया था, और फिर नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है सर। और तब तक आरबीआई नहीं आया था, आरबीआई आएगा 1935 के अंदर आरबीआई एक्ट के दौरान, बट वो अभी तक नहीं आया था, ठीक है सर। द बैंक वर्क मतलब कि आरबीआई के आने से पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसने सेंट्रल बैंक की तरह काम किया था, ओके सर। उसके बाद है इंडियन ओन बैंक, मतलब क्या है? ये वो बैंक्स थे जिनके मालिक इंडियन बंदे थे, ठीक है, ओके सर। समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, तो सबसे पहला था भैया इलाहाबाद बैंक, ये थोड़ा ध्यान रखना, इलाहाबाद बैंक डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है। 1865 1865 के अंदर क्या था? एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर ही हुआ था। फर्स्ट इंडियन ओन बैंक था ये बात स्पेशली इसके बारे में है। ओल्डेस्ट बैंक है ये, जॉइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया, ओके सर। पीएनबी कब बना था? पीएनबी जो लाहौर के अंदर था, लाहौर उस टाइम पर तो पाकिस्तान के अंदर था, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर ही है, अब भी है, पहले तो इंडिया के अंदर ही था, ठीक है। 12 अप्रैल 1994, मतलब कि 1894 के अंदर ये मतलब कि फाउंड एस्टेब्लिश हो गया था, ये बांध के चले, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया जो BOI है वो मुंबई के अंदर फाउंड किया गया था, कब? 1906 के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं तीनों ईयर, 1865, 1894 और 1906, ठीक है सर, ओके। देन अपना नेक्स्ट में क्या है सर? नेक्स्ट अपने पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमें क्या क्या देखना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है सर जी जो अपना सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इंडिया का, इसका मैं दिखा देता हूँ। इंडिया सेंट्रल बैंक के नाम से आरबीआई को जाना जाता है, ठीक है सर। इसका काम क्या होता है? मनी फ्लो को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? मनी फ्लो को रेगुलेट। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? बैंकर्स का बैंक। मतलब क्या है? जो अपने बैंक है ना, जैसे कि पीएनबी हो गया, हाँ जी सर, पीएनबी हो गया, और क्या हो गया सर? एसबीआई हो गया। ये सारे बैंक्स के अकाउंट, अपने अकाउंट तो इन बैंक्स के अंदर होते हैं, और इन बैंक्स के अकाउंट किसके अंदर होते हैं? आरबीआई के अंदर होते हैं। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है, ओके सर। देन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देन है भैया अपने पास, हाँ, और क्या है? इट इज़ ए रेगुलेटरी बॉडी। सीधी सीधी बात है, ये एक मतलब कि जो ऐसा नहीं होता कि मकान के अंदर, सॉरी घर के अंदर क्या होता है भैया? एक चलाने वाला होता है जो कि अपना मेन सदस्य है, ठीक है सर। तो उस हिसाब से ये मान के चलो, बैंकर्स जो बैंक्स है ना, उनके अंदर मेन सदस्य आरबीआई है, ठीक है सर। क्या करता है? जो ये रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करता है बैंक्स को, किस किस हिसाब से उनको काम करना है, वही वाली चीज़। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए काम करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मतलब कि इसके चीज़ जुरिडिक्शन जो इसका, वो इनके अंडर के अंदर आता है, ठीक है। आरबीआई किसी के भी प्रेशर के अंदर काम नहीं करेगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि भैया इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कुछ कह दिया तो उससे वो अपने निर्णय ले ले, ऐसा नहीं है। वो अपने इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सो जो भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, सेंट्रल बैंक है, तो सीधी सी बात है वही अपना उसको चलाएगा, ओके सर। समझ में आ गया? बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन अपना नेक्स्ट काम है सर हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। आरबीआई की हिस्ट्री क्या क्या है वो थोड़ी देख लेते हैं। क्या क्या सर देखते हैं, चलो। सबसे पहले आपने क्या इसको किस कमीशन के दौरान, मतलब कि किस कमीशन ने रेकमेंड किया था ताकि इसको, मतलब कि अपना एक इंडिया का सेंट्रल बैंक होना चाहिए था? तो वो था हिल्टन यंग कमीशन। इस कमीशन को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ओके, ठीक है सर। बैंकर्स फॉर द इंडिया इन 1926। अपने को मतलब कि 1926 के अंदर इसको मतलब कि सेंट्रल बैंक बनाने के लिए, या फिर इंडिया का सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन दी थी हिल्टन यंग कमीशन ने, ठीक है, ओके सर। अपना उसके बाद है कब एस्टेब्लिश हो गया था आरबीआई? 1 अप्रैल 1935 को। मतलब कि किस एक्ट के अंडर हुआ था? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब जब लागू हुआ था 1935 के अंदर लागू हुआ सर, ठीक है।
तो 1935 से पहले का ही एक्ट होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि भैया किस एक्ट के दौरान मतलब कि उसको आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था या फिर बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। तो वो था अपना आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ईयर ज़रूर आता है। इसकी कैपिटल कितनी थी उस टाइम पर? 5 करोड़, मतलब कि इसकी वैल्यू थी करीबन करीबन 5 करोड़ के आसपास। ठीक है, ओके सर जी। देन अपना है आरबीआई स्टेटेड इट्स ऑपरेशन, मतलब सीधी सीधी बात है, स्टार्टेड आएगा यहाँ पे। आरबीआई ने क्या किया था, अपने ऑपरेशंस कब स्टार्ट कर दी थी? 1 अप्रैल 1935 को एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स पहले थे कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। क्या हो गया फिर बाद में उसको मूव करके कहाँ पर ले गए? मुंबई के अंदर। कब? 1937 में। ठीक है सर। फर्स्ट नेशनलाइज बैंक ऑफ इंडिया यही था, आरबीआई थी। कब नेशनलाइज हुआ था ये? 1 अप्रैल नहीं, 1 जनवरी 1949 को ये फर्स्ट बार मतलब कि नेशनलाइज हुआ था। ठीक है सर। किस एक्ट के दौरान ये नेशनलाइज हुआ सर? वो ध्यान रखना है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1948 बोला जाता है। ट्रांसफ़र टू द पब्लिक ओनरशिप इस एक्ट का नाम है। ओके सर। देन अपने पास नेक्स्ट क्या चीज़ है सर? नेक्स्ट अपना फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के काम क्या क्या हैं वो देख लेते सर। तो उसके अंदर क्या क्या सर जी? बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट का भी जितना पैसा वगैरह होता है वो सभी भी कौन? आरबीआई ही हैंडल करता है। ठीक है, हाँ जी सर, आरबीआई ही कंट्रोल करेगा पूरा उसको भी। देन अपना है इशू ऑफ द नोट्स, मतलब ये इशू ऑफ नोट्स को इशू करने का काम भी किसका है? आरबीआई का है सर। बैंकर्स बैंक भी यही है सर। बैंकर्स बैंक कैसे, वो मैं समझा भी चुका हूँ कि मैंने एसबीआई और वो पीएनबी का एग्जांपल लेके मैंने समझाया भी है अभी। ठीक है सर। देन अपना है कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट, सीधी सीधी बात है, जो पैसे का फ्लो है उसको कंट्रोल करने का काम भी किसका है? एसबीआई का है। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं सर? फॉरेन रिजर्व्स के अंदर भैया जैसे कि मान के चलो गोल्ड हो गया। अब गोल्ड ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही मान्य है, नहीं सर, गोल्ड को कहीं पर भी जाओ बिकेगा। हाँ जी सर, खरीदा भी जाएगा। तो वो सभी चीज़ें वो किस चीज़ के अंदर आ गया? फॉरेन रिजर्व्स के अंदर आ गया। और फॉरेन रिजर्व्स के अंदर आती है भैया जी फॉरेन करेंसी, जैसे कि डॉलर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फॉरेन रिजर्व्स के अंदर आती हैं। डॉलर की स्पेलिंग मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक सो यही है। ठीक है। सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट डेट मैनेजर, अब इसके तौर पर भी ये काम करता है। सेंट्रल और डेट मैनेजर के तौर पर भी ये क्या करता है? काम करता है। कैसे सर? अभी मान के चलो पंजाब सरकार के ऊपर आपने आई थिंक सुना भी होगा कि बहुत सारा डेट है। आई थिंक काफ़ी हज़ार करोड़ का डेट उसके ऊपर है, मतलब पंजाब गवर्नमेंट के अंदर। क्योंकि वहाँ पर जो मतलब ये इस पर मैंने को कमेंट नहीं करना चाहिए, तो अब रहने देते हैं। मेन बात है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी डेट देता ही है अगर उसको ज़रूरत होती है, तो बहुत ही रेयर कंडीशन में इनको डेट देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डेट देता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो उनका डेट मैनेजर उसका किस पर कितना, किस स्टेट पर कितना डेट है, या फिर गवर्नमेंट ने कितना मतलब कि डेट ले रखा है, कितना दे रखा है, वो सभी चीज़ें भी ये मैनेज करता है। एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है तो उसके अंदर भी इसकी एडवाइज़र मतलब एडवाइज़र के तौर पर ये काम करता है। मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी सीधी सी बात है, मॉनेटरी का मतलब क्या भैया? जो कि देखी जा सके या फिर उसको परखा जा सके, ऐसा मान के चलो। जैसे कि अभी मैं बोलूँ मैं आपका मॉनिटर कर रहा हूँ तो समझ गए होगे। हाँ जी सर। तो अपने को आता है मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई क्या है? आर टू फॉर्मुलेट इम्प्लीमेंट एंड द मॉनिटरी पॉलिसी। मतलब क्या भैया? मॉनिटरी पॉलिसी है जो कि पैसे का फ्लो को कंट्रोल करने वाली पॉलिसी है। ठीक है सर। उसको रेगुलेट करना, बनाना, इम्प्लीमेंट करना, वो सारे फॉर्मुलेट करना मतलब बनाना, और इम्प्लीमेंट करना मतलब कि उसको लागू करना। तो वो सारी चीज़ों का इसका आरबीआई का मेन फंक्शन है। मॉनेटरी पॉलिसी के टारगेट क्या क्या थे सर? मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट क्या था? मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि किसी भी चीज़ के ज़्यादा भाव नहीं बढ़ने चाहिए। ठीक है, जो कि लड़कियों के काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, तो उनसे रिलेटेड नहीं है वैसे ये, जस्ट फॉर फन। उसके बाद क्या है? जो इन्फ्लेशन को चेक रखता है, मतलब कि इन्फ्लेशन चेक रखना, इसका मतलब है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काउंट की जाती हैं। काउंट क्या की जाती है? वहाँ पर स्पेशलाइज बंदे हैं कि भैया देखो कि लास्ट ईयर की और मतलब इन्फ्लेशन तो नहीं आ रही। अभी मैंने इन्फ्लेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्या कुछ होता है, कैसे काउंट की जाती है, तो वो चीज़ें मैंने बताई भी थी। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर जरूर देख के आया अगर मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं कवर अप करवा चुका हूँ। उसके बाद है एंश्योरिंग द एडुकेट फ्लो ऑफ द, ये वही बात आ गई भैया, पैसे का फ्लो बार बार उसको प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर ही लागू रखना, या फिर उसको फ्लो मतलब कि लोगों को लोन मिलते रहे, पैसा मार्केट में चलता रहे, वो सभी काम किसका है? आरबीआई का है। ओके सर, डन सर। आरबीआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी सर आज। उसके बाद है इशूअर ऑफ करेंसी। अभी आरबीआई के अंदर जो डिटेल में बता रहा हूँ कि आरबीआई के बारे में ही है ये भी। आरबीआई इज़ द ऑथराइज टू इशू द करेंसी, हाँ जी सर, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। केवल 1 रुपी नोट है जो कि ये मतलब कि नहीं बनाते,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1 रुपये नोट कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है सर, ठीक बात है। देन क्या सर, अपने को थोड़ी बात याद रखने लायक है कि जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन मिलते हैं, और जो बाकी नोट होते हैं उन पर किसके? आरबीआई गवर्नर के साइन मिलते हैं। तो अपनी ये वाली बातें जो थी थोड़ी याद रखने लायक थी, तो इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। हाँ जी सर, तो अपने 7 पेज हो चुके हैं भैया, 18 हैं अभी लगे रहते हैं। और क्या है, मतलब कि और है भैया, द बैंक ऑल्सो डिस्ट्रॉय द सेम व्हेन दे आर नॉट फिट टू फॉर द सर्कुलेशन, मतलब कि उन पैसों को डिस्ट्रॉय करने का काम भी। अब ये वाली जो चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ, एक मतलब उसको बारे में बाद में बताता हूँ। हाँ, इसको बोलते हैं काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग के जो नोट्स होते हैं ना, काउंटर फिट नोट्स, अरे ये क्या ले लिया, काउंटर फिट्स नोट्स होते हैं भैया बहुत सारे। तो काउंटर फिट नोट्स कौन से होते हैं? नकली नोट। क्या? नकली नोट। अभी आपको वैसे लगता है कि भी नकली नोट, वो बच्चों वाले नकली नोट नहीं बोल रहा मैं, जो कि एकदम रियल जैसे लगते हैं वो वाले नकली नोट, ठीक है। तो उनके बारे में उसको डिस्ट्रॉय करना वो भी किसका काम है? आरबीआई का ही काम है। और अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड इस मैटर को अच्छे से समझना, काउंटर फिटिंग वाले को, तो उसके लिए आपको एक वेब सीरीज़ अभी अभी आई है जो कि अपनी फर्जी, वो ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, वो काउंटर फिटिंग के बारे में ही है और नॉलेज ही मिलेगी, मतलब मेन बात है भैया ये। जाओ, अच्छी चीज़ें देखनी ज़रूर चाहिए भैया, मैं तो मना नहीं करता, बट काम भी ज़रूर कर लियो, काम नहीं छोड़ने का। उसके बाद है अपना सिक्योरिटी। अब देखो उसके अंदर क्या करते हैं, फर्जी के अंदर क्या है, प्राइवेट बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे छापते हैं और उनका मार्केट में फैला देते हैं, यूज़ करते हैं। ये बड़ा कॉन्सेप्ट उसके अंदर है। अब वो पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते वो बाद की बात, आप स्टोरी देखो। अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने प्राइवेटली छाप दिए, ठीक है सर, प्राइवेटली छाप दिए, बट रियलिटी में कौन छापता है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड द मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। ये वाला जो कॉरपोरेशन है, ये जो है क्या करती है? आरबीआई के लिए पैसे छापती है लीगली। और जो ये प्राइवेटली फर्जी के अंदर जो मैंने बंदे बताए हैं, वो क्या करते हैं? इलीगली पैसे छापते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में मतलब कि पनिश होंगे नहीं होंगे वो बाद की बात, ठीक है। और क्या है, अब जो ये प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ कहाँ पर है? नासिक के अंदर है, ठीक है सर जी। देवास के अंदर अदर प्रेस जो हैं, जो कि मिजोर और सलबोनी के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये थोड़ा याद रख लेना। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया है कि सलबोनी क्या है, या फिर सलबोनी कहाँ पर है। सलबोनी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। ओके सर, और क्या याद रखना सर जी? और ध्यान रखना भैया ये वाली चीज़ कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सोल राइट टू मिंट द कॉइन्स एज पर द कॉइनेज एक्ट ऑफ द 1906। मतलब ये कॉइनेज एक्ट क्या था सर? कॉइनेज एक्ट के अंदर क्या बताया गया भैया? यही बताया गया कि सिर्फ मतलब गवर्नमेंट को जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसी को अधिकार है कॉइन्स बनाने का, और कोई बंदा ऐसे कॉइन्स नहीं बना सकता, मिंट नहीं कर सकता। और वही बात है, और नोट्स का भी मतलब कि गवर्नमेंट के पास ही स्पेशली, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। बस ये पूछा जाता है कि कॉइनेज एक्ट कब का है? 1906 का, ये ध्यान रखना है। और क्या चीज़ें सर इसके बारे में? और चीज़ें भैया ये वाला SPMCL के पास 4 मिनट वाली, मतलब जो 4 मिनट्स हैं कहाँ कहाँ पर हैं? मुंबई, अलीपुर जो भी अब कोलकाता आई थिंक सो वहाँ पर हैं, और उसके बाद हैदराबाद और नोएडा यूपी के अंदर, ठीक है। और क्या, बैंकर्स के तौर पर, बैंकर्स का बैंक, उसके तौर पर भी आरबीआई काम करता है। हाँ जी सर, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे क्या करता है, ठीक है। देन अपना है भैया, हाँ, आरबीआई मेंटेन्स द बैंकिंग अकाउंट ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर मैंने बताया था प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक बैंक, ये सारी चीज़ें थी। कमर्शियल बैंक्स के अंदर थे स्पेशली ये, ठीक है। ओके सर जी, तो वो शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर ही थे जितने हम लोगों ने पढ़े थे। शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर कैसे था वो मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ क्या सीन था। जो अपना सबसे पहले था आरबीआई, हाँ जी सर, आरबीआई के अंदर फिर क्या थे? शेड्यूल्ड बैंक्स, इधर आए थे शेड्यूल्ड बैंक्स, और इधर आए थे अनशेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है सर। और जो शेड्यूल्ड बैंक्स थे सर उनके अंदर फिर आगे भी आए थे। शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर क्या आए थे फिर आगे? फिर इसके अंदर आए थे भैया जी कमर्शियल, ठीक है। और इसके अंदर फिर एक और आए थे कोऑपरेटिव, ठीक है। ओके सर, और फिर इसके अंदर आए थे 4, जो कि पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर था, फॉरेन था, और भी थे, मतलब आई थिंक सो, हाँ, आरआरबीज भी थे उसके अंदर, वो ध्यान रखने हैं, वो पढ़े भी। तो उस हिसाब से था। अब शेड्यूल्ड बैंक समझ में आ गए थे क्या थे? हाँ जी सर। देन अपना आते हैं आगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट्स, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। आरबीआई एडवाइस भी करता है बहुत सारे बैंक्स को कि किस मैटर में क्या करना चाहिए, वो भी इसका काम है भैया।
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इसी के अंदर कंट्रोल किए जाते हैं, जो कि अपना यहाँ पे एक टॉपिक आएगा एसडीआर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो हम आईएमएफ का एक लेक्चर होगा उसके अंदर हम समझेंगे, ठीक है। फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड वगैरह ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि कैसे क्या रखा जाता है ताकि इमरजेंसी के टाइम पर यूज़ किया जा सके। अभी कोई मतलब कि कंट्री है जिसको कुछ चीज़ इंपोर्ट वगैरह करनी है, तो इंपोर्ट वगैरह करने के लिए क्या होता है, उसको उसी कंट्री की मतलब कि देनी पड़ती है। जैसे कि मान के चलो हमने अमेरिका से कुछ मंगाया, तो अब अमेरिका पैसे तो लेने से रहा, रुपये तो लेने से रहा, वो क्या लेगा, वो तो डॉलर ही लेगा सर, तो वो डॉलर अपने को देना पड़ता है। तो वो कहाँ से देते हैं हम देते हैं फॉरेन रिजर्व्स बैंक से, मतलब सॉरी फॉरेन रिजर्व जो होते हैं अपने उनसे, ठीक है। हाँ जी सर। देन अपना नेक्स्ट है सर जी स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। आरबीआई की स्ट्रक्चर क्या है सर, वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर सीधी सीधी बात है 21 सेंट्रल बोर्ड्स हैं, ठीक है सर, ये ध्यान रखने हैं। ओके, गवर्नमेंट मतलब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हाल फिलहाल के अंदर जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास जी हैं। एक मिनट क्या हो गया ये, हाँ, शक्तिकांत दास जी जो हैं अपने गवर्नर हैं फिलहाल के। तो इसके जो ये 21 सेंट्रल बोर्ड्स हैं ना, इनके जो भी क्या बोल सकते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हैं 21 बंदे। अब उन 21 बंदे कैसे कैसे हैं, कौन कौन है, वो मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने को, पढ़ लेना कौन कौन होते हैं। उसके बाद है क्या, उसके बाद अभी अपने पास फर्स्ट गवर्नर जो थे कौन थे, फॉरेन गवर्नर थे, क्योंकि जब आरबीआई बना था तो इंडिया आज़ाद नहीं था, ये ध्यान रखना। तो पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑरबोर्न स्मिथ, ठीक है सर। उसके बाद फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे भैया सीडी देशमुख जी, ठीक है। ओके सर, क्लियर है, एकदम क्लियर सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अभी वो मैं बता चुका हूँ कि शेड्यूल्ड बैंक्स किसके अंदर आते थे, तो डायग्राम से समझ में भी आ गया होगा। अभी देखते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स क्या क्या होते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक्स मतलब कि ऐसा मान के चलो एक लिस्ट जारी हुई थी, जिन बैंक्स का नाम उस लिस्ट में था तो वो सेकंड शेड्यूल्ड जो मतलब लिस्ट थी उसके अंदर उनका नाम था, तो वो बैंक्स जो थे शेड्यूल्ड बैंक्स के नाम से जाने जाते हैं। किस एक्ट के दौरान थे वो, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के और अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ जी सर। द नेक्स्ट है ऑल दिस टाइप्स ऑफ द बैंक्स आर हैविंग द पेड अप कैपिटल एंड द रिजर्व्स एंड एग्रीगेट वैल्यू मोर देन अप टू 5 lakhs, मतलब कि 5 लाख से ज़्यादा उनकी वैल्यू थी उस टाइम पर, मतलब कि कैपिटल थी उनकी, ठीक है। ओके सर। आरबीआई लैंड्स लोन, मतलब सीधी सीधी बात है, आरबीआई जो है इन बैंक्स को लोन देता है एट द बैंक रेट, जो भी मतलब कि उनका इंटरेस्ट रेट होता है वो उसी पर दे आर, जब भी उनको नीड होती है तब। तो इसमें किस किस टाइप के थे, कमर्शियल बैंक्स थे, रीजनल आरआरबीज जो मैंने बोले थे आरआरबीज हैं, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, ठीक है सर। देन नेक्स्ट आता है सर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जिनका भी नाम उसमें मतलब उन शेड्यूल्ड बैंक्स में नहीं था, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक आ गई, ठीक है सर। नॉट लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जो आरबीआई एक्ट का जो सेकंड शेड्यूल था ना उसके अंदर जो लिस्टेड नहीं थे वो बैंक्स कौन से हो गए, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। देन चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब आता भैया ये क्या रह गया, कुछ तो रह गया, हाँ, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के ऊपर ही है, मतलब कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आगे क्या कुछ उनका होता है, कैसे क्या वो समझते हैं अब। तो सबसे पहला है दे नीड टू मेंटेन ए कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट CRR, जिसको हम कहते हैं, बट विद देमसेल्व्स नॉट विद द आरबीआई, मतलब कि सीधी सीधी बात है, उनको जब ज़रूरत होती है तो उनको कैश रिजर्व अपना खुद का रखना पड़ता है, वो आरबीआई से नहीं ले सकते, ठीक है। आरबीआई उनके मतलब कैश रिजर्व्स भी नहीं रखता, ठीक है। रिजर्व कैपिटल ऑफ लेस देन 5 लाख, मतलब कि उनकी जो वैल्यू थी वो 5 लाख से भी कम की थी। एंड आर जनरली लोकल एरिया बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स आपने खुद के आसपास के लोकल एरिया बैंक्स देखे भी होंगे, ठीक है सर। देन नेक्स्ट अपना दे कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, ये मैंने बता दिया, एक्सेप्ट इन द इमरजेंसी सिचुएशन, हो सकती है तो देना पड़ जाए लेकिन अदरवाइज तो नहीं, ये दो इनके एग्जाम्पल हैं। देन अपना आता भी है कमर्शियल बैंक्स के अंदर, अब ऐसे ही ये मैं बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल के अंदर प्राइवेट और फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, हाँ सर। तो एसबीआई ग्रुप ऑफ बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक्स और आरआरबीज जो भी थे ये सारे किस में हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है सर। देन अपने आते हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन जो बैंक्स है वो वाले। तो डोमेस्टिक बैंक्स कौन से होते हैं, जिनकी ब्रांच भी मतलब कि हेडक्वार्टर भी अपने ही, मतलब जो सीधी बात है जो अपने देश के हैं, मतलब कि जिनका हेडक्वार्टर अपने यहाँ पर ही है। फॉरेन बैंक्स कौन से हो गई, जो कि जिनका हेडक्वार्टर तो सेकंड देश में, मान के चलो किसी का यूएसए के अंदर है, ठीक है सर, और उसकी ब्रांच खुली हुई है इंडिया के अंदर, ओनली ब्रांच है, तो वो कौन सा बैंक हो गया, वो हो गया अपना फॉरेन बैंक, समझ में आ गया, ठीक है सर।
देन अपना आता है तो यहाँ पे मैंने बता रखा है यूनिवर्सल हो गए, डोमेस्टिक के अंदर यूनिवर्सल हैं, डिफरेंशिएटेड हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं। डिफरेंशिएटेड के अंदर दो टाइप्स के हैं, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है सर, ओके। देन अपना आता है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या सीन है। अब आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मैंने ऑलरेडी बता भी चुका है, जिनका काम ही मतलब क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है सर। दे रेगुलेट अंडर द बैंकिंग एक्ट ऑफ रेगुलेशन 1949। ये ध्यान रखना पड़ेगा भैया, कौन सा एक्ट था, रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है सर। उसके बाद दीज बैंक्स आर इन्वॉल्व इन द बैंकिंग बिजनेस विच डील्स विद द जनरल पब्लिक, ठीक है सर। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब कि सीधी सी बात है, जो ये कमर्शियल बैंक्स है वो क्या क्या काम करते हैं, नॉर्मल जो भी बैंक के काम होते हैं वो सारे, जैसे कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना, उनको लोन देना, और फिर उन्हीं मतलब कि जो भी वगैरह उनका डिपॉजिट हुआ है उसको बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, या फिर जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पर कर देना, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि SBI, ICICI और HDFC एंड HSBC। HSBC ये वाला एक फ़ॉरेन बैंक है जिसका हेडक्वार्टर तो है फ़ॉरेन कंट्री में, और अपने इंडिया के अंदर इसकी ब्रांच है। HDFC और ICICI जो है ये बैंक जो है ये कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, और SBI कौन सा है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, ठीक है सर। देन अपना आता भैया जी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डिटेल में अब बता रखा है कैसे क्या होता है। दीज आर द बैंक्स इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्स द मेजोरिटी स्टेक्स। मतलब मैं बता देता हूँ कि मोर देन 50% का जो स्टेक है, मोर देन 50% वो किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास, ठीक है सर। समझ में आ गया, बिल्कुल सर जी। SBI, बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब ये एग्जांपल हैं, ठीक है सर। दीज बैंक्स शेयर्स आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट है उसके अंदर भी ये लिस्टेड हैं, ठीक है सर। 2023 के अंदर अपने पास 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, ठीक है, उनके नाम ये नीचे मैंने लिख रखे हैं, ओके सर, डन। देन अपना है भैया प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक समझ में आ गया होगा, किसी मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, किसी प्राइवेट बंदे के द्वारा वो ओन किए जाते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी सर। मेजोरिटी जो शेयर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के वो किसके द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा वो रखे जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ट्रीटेड एज द बैंकिंग कंपनी, मतलब कि उनको ऐसा है कि भैया बैंक के तौर पर नहीं, उनको एक कंपनी के तौर पर ट्रीट किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ओके सर जी। एज डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मतलब कि बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है उसके अंदर डिफाइन है भैया, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक आएगा तो उसको बैंकिंग कंपनी की तरह ट्रीट करना, उस हिसाब से इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। दीज बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज द कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि इनके पास लाइबिलिटी जो होती है वो भी बहुत ही लिमिटेड है, ज़्यादा इनके पास मतलब कि एक्सेस नहीं होता। उसके बाद है एग्जांपल हो जाएगा ICICI बैंक, एक्सिस, ये सारे एग्जांपल हो गए। 2022 में टोटल 22 ऐसे बैंक्स थे जो कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, ये इनके नाम भी लिख रखे हैं, ठीक है, ओके सर। देन अपने डोमेस्टिक बैंक जो मैं बता चुका हूँ अपने घर के अंदर, मतलब घर अपना इंडिया के अंदर, ठीक है। अब फॉरेन बैंक्स क्या क्या होते हैं, फॉरेन बैंक्स भी मैंने बता दिया, जिसका हेडक्वार्टर तो दूसरी कंट्री में और यहाँ पर वो सिर्फ ब्रांच, तो वो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। RRBs ये है रीजनल रूरल बैंक, ये है अपने काम की चीज़, जो कि मतलब कि क्यों एस्टेब्लिश किए गए थे, ये मेनली एस्टेब्लिश किए गए थे भैया किसानों को ग्रीन कार्ड देने के लिए, ठीक है, क्योंकि किसानों को लोन इजीली मिलता नहीं था, और RRBs को स्पेशली इसलिए मतलब कि किया गया था ताकि किसानों को इजीली लोन दिया जा सके, ठीक है। क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स थे या फिर जो बड़े बैंक्स थे वो इजली इतनी शर्तें जो ज़्यादा होती थी, इतनी शर्तें जो किसान थे वो उनकी पूरी नहीं कर पाते थे, इसी वजह से RRBs को मतलब कि इम्प्लीमेंट में लाया गया। उसके बाद है यहाँ पर कौन सा एक्ट, इसका याद रखना है किस एक्ट के अंदर इनको मतलब कि लगाया गया था, तो RBI एक्ट RBI नहीं, RRB एक्ट 1976, ओके सर। सबसे पहला एक और ध्यान रखना कि जो सबसे पहला RRB था वो कहाँ खुला था, यूपी के अंदर फर्स्ट RRB था, और प्रथमा बैंक उसका नाम था, ठीक है सर जी। ये क्या करते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर और अदर जो रीजनल रूरल सेक्टर है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, क्रेडिट या लोन देते हैं, वो मतलब कि छोटे लोन्स वगैरह जो भी किसानों को चाहिए होते हैं उस टाइप्स के लिए लोन देते हैं सिर्फ रूरल एरियाज़ में, ठीक है। और इनका स्टेक किस प्रकार से होता है वो यहाँ पर मैंने बता रखा है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 15% मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास। और ये स्पॉन्सर्ड क्यों होते हैं, स्पॉन्सर्ड कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई प्राइवेट बैंक है, SBI मान के चलो, तो SBI ने कोई भी एक RRB बैंक खुलवा दिया जो कि किसी भी शहर मतलब गांव में खुलवाया है, तो उसको स्पॉन्सर करेगा, मतलब कि उसका 35% जो स्टेक होगा ना, जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी उसको लगाने में, उसको चलाने में, तो वो किसके पास होगा, SBI के पास। समझ में आ गया, ठीक है सर। देन अपना है नेक्स्ट है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक एक्सरसाइजेज द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेशन ओवर द RRBs, NABARD।
इज वेस्टेड विद द सुपर, मैं बता देता हूँ वैसे डायरेक्टली कि एक नाबार्ड नाम का जो बैंक है, ये मान के चलो बैंक जो है ये ऐसी इसलिए डेवलप किया गया था ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, मतलब कि एग्रीकल्चर को ईजिली जो लोन्स वगैरह होते थे वो देने के लिए नाबार्ड को बनाया गया था। नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, समझ में आ गया, ठीक है सर। एग्जाम्पल हैं RRBs के, अरुणाचल प्रदेश वाला, उड़ीसा ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, जन जन का बैंक, ये एग्जाम्पल्स हो गए। देन अपना आता भैया नाबार्ड के बारे में ही अब डिटेल में है, तो नाबार्ड क्या आता है वो हम बता देते हैं। इट इज़ द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड द फाइनेंस फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। सीधी सीधी बात है, किन को मतलब कि वो देता है ये एग्रीकल्चर वालों को, रूरल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है सर जी। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन द 1982 के अंदर अंडर द पार्लियामेंट्री एक्शन एक्ट नेशनल बैंक आएगा यहाँ पे, नेशनल बैंक लिख लेना, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, मतलब क्या है, इसको कब किस एक्ट के दौरान ये इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। एक तो 1982 में इसको बनाया गया, मतलब कि लागू किया गया, ठीक है सर, एस्टेब्लिश किया गया। देन किस एक्ट के दौरान, तो वो था एक्ट नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। अब सीधी सीधी बात है, इसमें एस्टेब्लिश हो चुका था तो एक्ट थोड़ा उससे पीछे का ही होगा, जैसा कि RBI का था 1935 में RBI मतलब कि बना था, एस्टेब्लिश हुआ था, और 1934 का उसका एक्ट था। बस मैं ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देन अपने पास है भैया कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स ऑफ द फॉर द, ठीक है। इसके लिए ये कम्युनिटी बनाई गई थी भैया ताकि वो देख सके कि RRB सही से काम करे कि नहीं कर रही, ठीक है। कब बनाई गई थी, 1979 के अंदर, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द श्री B शिवारमन, ठीक है, ओके सर। देन अपने पास है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक सीधी सीधी बात है जो कि छोटे लोन देते थे, वो वाले बैंक है ये, ठीक है। यहाँ पर है जैसे कि स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, अब बिजनेसमैन के पास भी ज़्यादा संपत्ति होती नहीं, ठीक है। मान के चलो कोई किराना स्टोर वाला है, उसको लोन चाहिए है, बड़े बैंक इतनी शर्तों पर उसके लोन देंगे नहीं और वो सारी शर्तें वो पूरी कर नहीं पाएगा। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इसलिए बनाए गए थे ताकि ऐसे ऐसे छोटे बिजनेसमैन को या फिर अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर थे उनको क्या दिया जा सके, लोन दिया जा सके, इसलिए इनको बनाया गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, ठीक है सर। स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट्स ऑफ द 2013, मतलब सीधी सी बात है ये अभी मतलब कि स्टार्ट हुए हैं 2013 के एक्ट के दौरान, कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स विल बी ग्रांटेड ए लाइसेंस अंडर द सेक्शन, मतलब कि सीधी सी बात है इस एक्ट के अंदर क्या होता है, एक सेक्शन होता है सेक्शन 22 जिसके अंदर इनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, लाइसेंस प्रोवाइड किया भी जाता है, जिसके अंदर क्या है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट के दौरान इसको मतलब कि लाइसेंस दिया जाता है, वो वाली बात, ठीक है, ओके सर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके अंदर अपना सेक्शन 22, उसके दौरान उसके हिसाब से इनको क्या किया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। ये वाला आई थिंक मैंने गलत बताया है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। कंपनी एक्ट के दौरान इनको मतलब कि मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सम अप कर देता हूँ। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना वो क्या करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, किसका एक्ट के दौरान है, कंपनी किसके दौरान है, कंपनी एक्ट ऑफ द 2013 के दौरान, ठीक है सर जी। उनको जो मतलब कि लाइसेंस मिलता है वो किसके दौरान मिलता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के दौरान, जिसके अंदर सेक्शन 22 है, उसमें स्पेशली लिखा हुआ है इसके बारे में, ठीक है, ओके सर। अब आता है स्मॉल बैंक्स आफ्टर ए वूल रेंज ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग द डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें ये काम करते हैं लिमिटेड एरिया के अंदर ही कर सकते हैं, बट ठीक है, लिमिटेड एरिया के अंदर क्यों सर, अब सीधी सी बात है भैया, छोटा बैंक है, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है, तो इतना इनके पास बजट भी नहीं होता और इतना इनका नेटवर्क भी नहीं होता है, ठीक है, ओके सर। ये नीचे इनके एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जहाँ पर भी एफ भी लिख रखा है, SF भी लिख रखा है मैंने यहाँ पे, ये SFB, यहाँ पे भी SFB, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, नाम इनके देख लेना। देन आता है भैया पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है सर जी। तो एक कमेटी थी नचिकेत मोर कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन के ऊपर 2015 में इन बैंक्स को बनाया गया था। इनको रजिस्टर किया गया था पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंडर, मतलब कौन से सेक्शन के उस कौन से एक्ट के अंडर किया गया था, द कंपनी एक्ट ऑफ द 2013, ठीक है सर। सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है सर। ये जो एक्ट का सेक्शन 22 था उसके अंदर लिखा भी हुआ है इसके बारे में।
हैव ए लार्ज नेटवर्क ऑफ एक्सेस पॉइंट्स स्पेशली इन द रिमोट एरियाज़। मतलब कि एक और बात, जो ये पेमेंट बैंक्स हैं ना वो कहाँ पर हैं, इनकी ऐड आपने देखी होगी एयरटेल पेमेंट बैंक्स की, मैंने तो ऐड देखी है कि उसमें एक लड़की होती है भैया, वो पहाड़ी एरिया में रहती है, ठीक है, और वो क्या करती है, मतलब कि उसकी दीदी को फ़ीस भरनी होती है, तो वो उसको दुकानदार के पास जाती है और वो वहाँ पर उसकी दीदी उसके पास फ़ीस भेज देती है दुकानदार के पास, और दुकानदार उसको दे देता है। बट वो डालती किसमें है, एयरटेल पेमेंट बैंक्स के खाते में डालती है, और दुकानदार उससे निकाल कर उसको दे देता है। तो इसलिए ये पेमेंट बैंक्स को रखा गया था ताकि रिमोट एरियाज़ में इसको कंट्रोल किया जा सके, वहाँ पर रिमोट एरिया में बैंकिंग को मतलब कि बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। देन अपने पास दीज कैन डिपॉजिट अमाउंट ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज़। सीधी सीधी बात है, इनको ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई हम इनमें करोड़ों रुपए डाल सकें, सिर्फ इतना है कि इसमें कितने अमाउंट डाल सकते हैं, 1 लाख रुपए तक की, ठीक है। 1 रुपये मैंने लिख दिया था गलती से, फिर मैंने बाद में लाख लिखा था यहाँ पे, तो वो दिख लेना, ठीक है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड लोन, लोन नहीं देते, क्रेडिट कार्ड नहीं देते, ऐसी कोई इनकी फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये मतलब कि रिमोट एरियाज़ में मनी ट्रांसफ़र के लिए काम में आते हैं। यहाँ पे इनके एग्जांपल हैं पेटीएम, जियो, इंडिया पोस्ट, एयरटेल और फाइनो। अब आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स सीधी सीधी बात है, छोटी छोटी कंपनी के तौर पर, मतलब कि जो कोऑपरेट करके अपना काम चलाते हैं, वो वाले हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस का इनका सिद्धांत था। सबसे पहला जो उसका ग्राफ था, या फिर ग्राफ बोलना मैं, चार्ट था, जो उसके अंदर भी मैंने बताया था, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ए कोऑपरेटिव बैंक इज़ द फाइनेंशियल एंटिटी दैट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर। वो मतलब मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। मान के चलो कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि मान के चलो 3-4 मेंबर हो गए, और उन्होंने क्या किया, अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को जो है मेंटेन करने के लिए क्या कर दिया, एक कंपनी खड़ी कर ली। उसी कंपनी को यहाँ पर क्या बोल दिया गया, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ओके सर जी, अब समझ में आ गया, ठीक है सर। देन अपने पास भैया These banks are the primary finances of the small, medium scale industries, agriculture activity and the self-employed workers। ये समझ में आ गया होगा, मतलब कि ये बैंक किस किस को फाइनेंस देते हैं, मतलब छोटे जो एग्रीकल्चर वाले रिलेटेड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन वर्कर्स को, और जो भी स्मॉल स्केल की, जो मीडियम स्केल की या फिर स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री हैं, सिर्फ उनको, ठीक है। किस बेसिस पर फंक्शन करते हैं वो मैं बता चुका हूँ। एग्जाम्पल है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। देन अपना डेवलपमेंट बैंक्स और अपना स्पेशलाइज्ड बैंक। डेवलपमेंट बैंक और स्पेशलाइज्ड बैंक इसलिए समझ में आ जाएंगे। डेवलपमेंट बैंक्स हैं स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर फॉर्म टू प्रमोट द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री। मतलब कि देखो, अपने देश के पास सबसे मतलब कि जो मतलब बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम होना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब जो डेवलपमेंट बैंक वो प्रमोट किए गए थे ताकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करी जा सके कंट्री के रिमोट एरियाज़ तक भी, ठीक है। तो रिमोट एरियाज़ तक कैसे की गई है वो आपको पता भी लग गया होगा पेमेंट बैंक्स के दौरान, ठीक है। ओके सर, और क्या है, दे प्रोवाइड मीडियम टर्म्स एंड द लॉन्ग टर्म्स लोन्स टू द एंटरप्रेन्योर्स एट द कैपिटल। सीधी सीधी बात है, या तो मतलब कि ऐसा है कि कुछ कुछ समय के लिए, वो समय निर्धारित है भैया, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, उस हिसाब से, ठीक है। तो वो वाले लिखा हुआ उनका इंटरेस्ट रेट भी लिखा हुआ है, उस हिसाब से ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ए डेवलपमेंट बैंक डज़ नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये समझ में आ गया होगा, ईजी है। लाइक कमर्शियल बैंक्स एंड द अदर फाइनेंशियल बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक जो है ऐसे मतलब कि डिपॉजिट नहीं लेता, जैसे कि अदर बैंक्स लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स लेते हैं, ठीक है सर। फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सा था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया, IFCI, ठीक है। कब बना था, 1948 के अंदर, आज़ाद होने के बाद ही। ये इनके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल देख लेना। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक है भैया जिनको कुछ स्पेशल कार्य के लिए बनाया गया था, जैसे कि नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड किसके लिए था भैया, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए था, रूरल डेवलपमेंट के लिए था, ठीक है सर जी। यहाँ पे लिख भी रखा है, बैंक्स दैट मेनली फोकस टू प्रोवाइड द ओवरऑल सपोर्ट फॉर द सेटिंग अप द बिजनेस इन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द एक्टिविटी आर नोन एज द स्पेशलाइज्ड बैंक। जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट के लिए और भी मतलब बढ़ावा देने के लिए तो नाबार्ड को बनाया गया था। और भी कई बैंक है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। हाँ, एग्जांपल्स में है भैया, एक एक्सिम बैंक है, ठीक है सर जी, SIDBI बैंक है और नाबार्ड है। SIDBI जो है ये वाला क्या करता है, ये वाला बैंक जो है प्रोवाइड करता है लोन्स किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और एंटरप्राइजेज़ को, जो भी मतलब दुकान वगैरह थी वो उस टाइप के, ठीक है। उसके बाद है एक्सिम बैंक्स हेल्प्स टू टेक द लोन्स और अदर फाइनेंशियल एड फॉर एक्सपोर्टिंग। मतलब सीधी सी बात है, ये जो बैंक है ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है। एक्सिम बैंक जो है वो क्या है, एक्सपोर्ट, ये तो एक्सपोर्ट के लिए और ये इंपोर्ट के लिए, तो एक्सिम बैंक इसलिए लिखा है।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जो क्या करता है एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए सामान किसी को मंगाना है तो उनको अगर लोन चाहिए तो स्पेशली इस बैंक के अंदर वो जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, समझ में आ गया। यहाँ पर अपना मेनली टॉपिक ख़त्म होता है, बैंकिंग इन इंडिया का पूरा टॉपिक हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब बात करते हैं आपको पीडीएफ कब और कैसे मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि पीडीएफ फ्री नहीं है, एक पेज का 1 रुपये है भैया। ठीक है, अगर मान के चलो कोई पीडीएफ है जो 10 पेजेस की है तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। अगर कोई 5 पेजेस की है तो आपको 5 रुपये पे करने हैं। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स कैसे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद मैं आपको गूगल पे फ़ोनपे की डिटेल्स दे दूँगा, वहाँ पे आप पे करना। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।